ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जननायक चौधरी देवीलाल की आज पुण्यतिथि है और उन्हीं को आज हम याद कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के सफल नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की राह पकड़ी थी और शायद उसी राह पर चलकर हरियाणा आज यहां तक पहुंचा है। ताऊ देवीलाल के विकास कार्यों और उनकी नीतियां इतने साल बाद आज तक भी याद की जा रही हैं। लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा देने वाले चौधरी देवीलाल प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी सक्रिय रहे। 21 जून 1977 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए चौधरी देवीलाल ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर विशेष रूप से गांवों में चौपाल और हरिजन चौपाल जैसी चीजें बनवाकर एक लोकप्रिय नेता की छवि बनाई। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। इन्हीं नीतियों को बाद में अन्य राज्यों और केंद्र सरकार ने भी अपनाया। वे ताउम्र देश और जनता की सेवा करते रहे और किसानों के मसीहा के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साल 1977 से 1989 और साल 1987 से 1989 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल ने विकास को नई रफ्तार दी। आज आप किसी बुजुर्ग के साथ बैठे और चौधरी देवीलाल की बातें करें तो वो बुजुर्ग बताता है कि किस तरह चौधरी देवीलाल आकर हमारी चौपाल में बैठा करते थे। जिस समय हरिजनों को, जब बैकवर्ड क्लासेस को जहां मान सम्मान नहीं मिलता था, उनकी बारात रुकाने की जगह नहीं होती थी, तो केवल चौधरी देवीलाल की सोच थी कि हरिजनों के लिए भी चौपाल बनाई जाए, धर्मशाला बनाई जाए। और आज के दिन आपको हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर हरिजन चौपाल मिलेगी, हरिजनों के लिए धर्मशाला मिलेगी। चौधरी देवीलाल ने 1962 से 1966 तक हरियाणा को पंजाब से बनवाने में निर्णायक भूमिका निभाई। संयुक्त पंजाब के समय वर्तमान हरियाणा जो पंजाब का ही हिस्सा था, इसके साथ विकास के मामले में भारी भेदभाव हो रहा था। चौधरी देवीलाल ने इस भेदभाव को न सिर्फ पार्टी के मंच पर निरंतर उठाया, बल्कि विधानसभा में भी आंकड़ों सहित ये बात रखी और हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1966 को अलग हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। प्रदेश के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले चौधरी देवीलाल को हरियाणा निर्माता के तौर पर जाना जाने लगा। हरियाणा को पंजाब से अलग करना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरियाणवी भाषा के लोग थे, उनका जो हक था वो पंजाब के प्रांत में दबा जा रहा था, कहीं ना कहीं पिसा जा रहा था। तो इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने शुरू से देश की आजादी के बाद एक संघर्ष किया, एक सोच रखी कि हरियाणा एक अलग प्रांत होना चाहिए, और उन्होंने पूरी इसके लिए जो जान झुकाई और हरियाणा को अलग किया। 1977 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी देवीलाल ने जनहित की ऐसी योजनाएं लागू की जिनका बाद में पूरे देश में अनुसरण हुआ। उन्होंने बुढ़ापा सम्मान पेंशन लागू की और कर्ज में डूबे हुए गरीब, किसान और मजदूरों के 10,000 रुपए तक के कर्जों को माफ करके उन्हें राहत पहुंचाई। उनका मानना था कि जब तक किसान, मजदूर, गरीब, कमेरे वर्ग और छोटे दुकानदारों की खरीद शक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी और उन पर पड़ने वाले बोझ को कम नहीं किया जाएगा, तब तक देश में सही मायने में समाजवाद नहीं आ सकता। चौधरी देवीलाल ने जिस तरह बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, उसका निरंतर विरोध हुआ था, मगर चौधरी देवीलाल ने अपना वचन निभाया और जिस दिन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उस महीने के अंतर्गत बुढ़ापा पेंशन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू की गई। उसके बाद दूसरी बहुत बड़ी चीज जो चौधरी देवीलाल ने करी थी, वो किसानों के कर्ज माफी की करी थी। जननायक चौधरी देवीलाल अक्सर कहा करते थे कि भारत के विकास का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। जब तक गरीब किसान और मजदूर इस देश में संपन्न नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति के कोई मायने नहीं है। वो अक्सर दोहराया करते थे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पर कपड़ा, हर सिर पर मकान, हर पेट में रोटी, बाकी बात खोटी। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनकी सोच थी कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि जन सेवा के लिए होती है।
उनके संघर्षमय जीवन की तस्वीर आज भी भारतीय जनमानस के पटल पर साफ दिखाई देती है। चौधरी देवीलाल खुद किसान परिवार के थे। उन्होंने फिर देखा कि अब तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उन्होंने इस लड़ाई में अपना योगदान देना शुरू किया। देश के किसान को इकट्ठा किया, कमेरे वर्ग को सपोर्ट करी। आज उसी का नतीजा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है इस देश की, सबसे पहले किसान की बात करती है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे लोकसभा के बाहर हो। आज अगर किसान को कोई इग्नोर करता है तो फिर उसका पार्टी का राजनीतिक तौर पे सफाया हो जाता है। चौधरी देवीलाल ने अंग्रेजों की पूंजीवादी संस्कृति के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था और वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच और उनके जीवन दर्शन से बेहद प्रभावित थे। वर्तमान समय में जनमानस के पटल पर चौधरी देवीलाल के संघर्षमय जीवन की जो तस्वीर अंकित है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती रहेगी। चौधरी देवीलाल अपने स्वभाव के अनुसार पूरे ठाठ के साथ जुझारूपन और अनोखी दबंग अस्मिता के साथ जिए। देवीलाल चाहे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जन कल्याणकारी नीतियों और दूरदर्शी सोच की बदौलत वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में रचे बसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। तो बेहद शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल माजरा जी, एवन तहलका पर आपका स्वागत है। चौधरी देवीलाल जैसा व्यक्तित्व, शारीरिक तौर पर भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे शरीर के उनका व्यक्तित्व था। इसके अलावा उनका बातचीत का अंदाज, उनका प्रभाव लोगों पर, उनकी बोलने की शैली, सब कुछ लाजवाब था। आज के जमाने में ऐसे नेता क्यों देखने को नहीं मिल रहे हैं? चौधरी देवीलाल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था जी। चौधरी देवीलाल असलियत गरीब आदमी के नेता थे और उन्होंने काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं शुरू की थी और ग्रामीण राज को, तंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज को भी बहुत मजबूत किया। जहां वो जाकर के पंचायतों में बैठ करके जन समस्याओं को वहीं से नबज पकड़ लेते थे, उसे निराकरण करने का काम किया करते थे। चौधरी देवीलाल ने अपने राजनीतिक सफर में जहां संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी प्रदेश के लिए, देश की आजादी के लिए, हरियाणा बनाने के लिए, वहीं कमेरे वर्ग के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। जहां कमेरे वर्ग को उन्होंने देश की पार्लियामेंट में, देश की राजधानी दिल्ली में किसानों की, मजदूरों की पहचान करवाई, वहीं एक राजनीतिक परिवर्तन भी किया। जहां लोकसभा में और विधानसभा में ऊंचे घराने के लोग, पूंजीपति लोग जाया करते थे, जब चौधरी देवीलाल आए तो उन्होंने आम जनमानस को जगाया और जागृति पैदा की कि आप राज दुलारे बनने का काम करो। और जहां पे पूंजीपति धन्ना सेठ विधायक और एमपी बन के जाते थे, वहां पे आम गांव के लोग, ग्रामीण अंचल में बसने वाले छोटे छोटे किसानों के बेटे देश की लोकसभा में और प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया और एक राजनीतिक परिवर्तन करने का काम किया। जी रामपाल माजरा जी, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक कद और उनका व्यक्तित्व तो वाकई बेमिसाल और बेहद ऊंचा, सम्मानजनक था, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी ही सहजता से आम लोगों के बीच भी पहुंच जाते थे। किसान की बैलगाड़ी पे बैठ जाते थे, आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे। ऐसा खुलापन, ऐसी खुली सोच और बड़ा दिल आज के नेता क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जो बड़ा हो जाता है तो फिर वो आम लोगों की पहुंच में नहीं रहता है आजकल। चौधरी देवीलाल आम जनता में रह करके हर आंदोलन की शुरुआत आम जनता से करते थे और आम आदमी के साथ उनका बहुत जुड़ाव था। वो भले ही मुख्यमंत्री होते तो वो चलते चलते किसी भी गांव की चौपाड़ में पहुंच जाते थे और इंटरेक्शन करते थे आम लोगों से और उनका वहीं से निराकरण करते थे। और ये ठीक है कि आज के युग में आज के नेता लोगों से कट जाते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? वो इसलिए भी है कि आज आम जनता से, आम लोगों से
कोई नेतृत्व उभर के नहीं आ रहा। ये तो ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हर गांव में, हर चौपाड़ में जाते हैं और अपना लोगों से मिलते हैं और उन समस्याओं का आंदोलित होकर के उन निराकरण भी करते हैं। पर चौधरी देवीलाल के दिल में आम जनता बसती थी। वो जो मुख्यमंत्री थे वो सीधे लोगों से अपनी कोठी से निकल करके उसके आंगन में ही बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते और हर गांव में मुख्यमंत्री होते हुए भी हर चौपाड़ में पहुंच जाते थे और लोगों की समस्याओं का निदान गांव से ही किया करते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल माजरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनेलो के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा चौधरी देवीलाल से जुड़ी अपनी यादें ताजा कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं चौधरी देवीलाल की विरासत की। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटों को राजनीति की समझ विरासत से ही मिली। चौधरी देवीलाल के कदमों पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में अच्छी पैठ जमाई। उनके बेटों और पोतों के अलावा अब उनकी चौथी पीढ़ी भी राजनीति में उतर चुकी है। हरियाणा का आज जन्मदिन सारे खुशी मनावे थे, भाई सारे खुशी मनावे थे। ताऊ के सपनों का हरियाणा चौटाला जी जावे थे, ताऊ के सपनों का हरियाणा चौटाला जी जावे थे। कहे पृथ्वी सिंह सोरे जुट जो तेरा रा 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 रा, कहे पृथ्वी सिंह सारे जुट जो सरकार दोबारा लाने में। साल 1989 में जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। ओम प्रकाश चौटाला ने 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा नाम जिसने प्रदेश की राजनीति में काफी नाम कमाया। उनके साथ साथ उनके भाई रणजीत सिंह और प्रताप चौटाला भी अलग अलग पार्टियों से जुड़कर राजनीति में सक्रिय रहे। रणजीत सिंह पूर्व मंत्री और प्रताप चौटाला पूर्व विधायक रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बाद उनके दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी राजनीति के मैदान में उतरे। अजय चौटाला के राजनीतिक आदर्श उनके दादा चौधरी देवीलाल ही थे। अजय सिंह लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सिरसा जिले की डबवाली विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके छोटे भाई अभय सिंह चौटाला भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सिरसा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी भी सियासी बिसात पर मोहरे बिछाने की तैयारी में है। इस पीढ़ी के 4 प्रतिनिधि राजनीति में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। भविष्य में राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए चौटाला परिवार के जो 4 लाल राजनीति का पाठ पढ़ रहे हैं वो दुष्यंत, दिग्विजय, कर्ण और अर्जुन हैं। हमें बहुत गर्व है और मुझे तो स्वयं बहुत गर्व है कि मैं उनकी चौथी पीढ़ी हूँ और मुझे उनकी ये जो सेना है उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता होने का मौका मिला है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ, मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपनी सारी जिंदगी, तमाम पूरा जीवन भी अगर चौधरी देवीलाल जी की इस सोच की सेवा में बीत जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। चौधरी देवीलाल के बाद उनकी आगे की पीढ़ियों ने राजनीति में खूब नाम कमाया। उनके कदमों पर चलते हुए उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, संघर्ष भी बहुत लोग करते हैं, राजनेता भी हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम से पहचान बना पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने संघर्ष को सफल बना पाते हैं। ऐसे लोग भी विरले ही होते हैं जो असरदार होते हैं और अपना असर, अपनी छाप हर किसी पर छोड़ते हैं। वक्त गुजरता रहता है लेकिन इतिहास ऐसे शख्सियतों को हमेशा याद रखता है, उन्हें भूलता नहीं है और ताऊ देवीलाल ऐसी ही एक शख्सियत थे। इस कार्यक्रम के आखिर में आपको चौधरी देवीलाल का दिया हुआ एक भाषण सुनाते हैं जो उनकी हीरक जयंती यानी कि उनके 75वें जन्मदिवस पर दिल्ली में बोट क्लब, जो कि इंडिया गेट के बेहद नजदीक था, वहां पर एक विशाल जनसभा को उन्होंने दिया था।
कार्यक्रम में आज इतना ही। एवं तहलका पर खबरें जारी रहेगी। आप चौधरी देवीलाल की यादों को ताजा करते हुए उनके इस भाषण को सुनिए। नमस्कार। जो देश के हमारे नेता अपने सूबे को, अपने इलाके को या अपने हल्के को रोटी और कपड़ा ना दे सके, जो देश की भूख ना मिटा सके, वो देश का भला क्या खाक करेंगे। ये है आज हमारे सामने समस्या। और इस समस्या का हल सिवाय इस बात के कि जनता को इकट्ठा किया जाए और कोई हल नहीं है। जनता को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस के अंदर रह करके मैंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन मैं कामयाब नहीं है उसका। आखिर कांग्रेस से अलग आकर के हमें लोग दल भी बनाना पड़ा, दूसरी पार्टियों में मिलना पड़ा। आखिर देश के हालात ऐसे हो गए कि सारी पार्टी मिला करके जनता दल बनाना पड़ा कि हमने ये फैसला कर दिया है कि आइंदा एक के सामने एक की लड़ाई होगी, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर एक के सामने एक कोई खड़ा हो जाए तो हरियाणा तो तुम्हारे अख्तियार है। ऐसा हो सूबों में भी होता रहा है, लेकिन जब लोगों का मन बढ़ जाए जनता दल के लिए या नेशनल फ्रंट के लिए, तो उस मन को कोई बदल नहीं सकता। आप लाखों की तादाद में बैठे हो, मेरे ख्याल में आप में कोई ऐसा घर नहीं है जो जेवर बेच के, जमीन बेच के, दुकान बेच के, अपने रिश्तेदार से कर्जा लेकर 30 लाख रुपया इकट्ठा करके, जब 30 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते आदमी, हमें ईमानदार भी है, लायक भी है, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इसलिए मैंने एक रास्ता दिया था देश के सामने कि एक वोटर एक नोट का रिवाज डाल दो। मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा के लोगों ने मेरे इस कहने पे अमल किया और एक वोटर एक नोट का रिवाज डाल दिया। जहां भी मैं जाता था 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये मिला करते थे। आखिर मुझे जोश में आकर के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे 10-10, 12-12 दफा तोड़ते थे। तोल मेरा वजन थोड़ा ही है, कुल 12,600 रुपये चलते हैं। जिस आदमी को 12 दफा तोले 2.5-3 लाख रुपये रोजाना बन गए, वो क्या जाने अंबानी को क्या बिगाड़े बिरला, क्या परवाह उसे राजीव गांधी की। और उसका नतीजा आप लोगों के सामने दूसरे सूबों के लोग जो हैं। आज हमारी सरकार है, सिर्फ कांग्रेस के 5 ही बने। हमारे लोगों ने मन बढ़ा दिया था कि कांग्रेस का जनाजा निकालेंगे। जनाजा उठाने के लिए 4 तो कंधा देने वाले चाहिए, 1 5वीं रोने वाली भी चाहिए। ये नक्शा जब देश से भाग गया तो मेरे पर दुबारी आयत होती थी। क्यों मैंने आप लोगों से वायदा किया था, वो मैं वायदा तो मुनासिब नहीं होगा। मेरे इससे पहले बहुत से ने कह दिया 10,000 तक ये कर्जे माफ कर दिए, बुढ़ों की पेंशन 100 रुपये माहवार कर दी। कहने तो यूपी बिहार वाले भी कहते हैं हमारे भी कर्जे माफ, हमारे यहाँ भी पेंशन दी जाती है। इस संबंध में थोड़ा सा पेंशन के बारे में बता दूं। यूपी की आबादी है 12.5 लाख, 12.5 करोड़। पेंशन मिलती है 48,000 आदमियों को 50 रुपये माहवार। बिहार की आबादी है 8.5 करोड़, पेंशन मिलती है 27,000 आदमियों को 30 रुपये माहवार। हरियाणा की आबादी है 1.29 करोड़, पेंशन मिलती है 8,76,000 आदमियों को 100 रुपये माहवार। मैं अगर ये गलत कह रहा हूं तो मेरे ख्याल में बुढ़े यहाँ खड़े होंगे, उनसे गवाही दिला दूंगे कि ये सब मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जल्दी में जाने वाले हो। मैं ये बातें आप लोगों को आज से इस बात से कह रहा था कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कांग्रेस सरकार को ये दिखाने के लिए कि अगर सरकार इंडिपेंडेंटली चले लोगों की मर्जी के मुताबिक तो कमी किसी चीज की नहीं है। चीनी का जहां तक सवाल रहा, आप राजस्थान और पंजाब से यूपी बिहार से ताल्लुक रखते होंगे। सारे सूबों में 27-30 रुपए कुंटल मैंने चीनी के भाव, गन्ने का भाव, शुगर केन का 32 रुपए कुंटल किया था। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो कहा करते थे कि देवीलाल हमारे लोगों को बहकाता है, गन्ने का इतना भाव अगर कर दें तो हमारे मिलें फेल हो जाएं। मैं उन दिनों में कहा करता था कि मिलों को फेल क्यों करवाते हो,
मुनाफा दूंगा और 27 रुपये भाव दूंगा। आज फिर आप लोगों का मैं ऐलान करता हूं कि चीनी का मैंने गन्ने का भाव 35 रुपये कर दिया था। आज दिन तो काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन इस बात से ऐलान करता हूं ताकि हिंदुस्तान की कांग्रेस की सरकारें मजबूर होकर के गन्ने का भाव ज्यादा करें। अब से पहले 35 रुपये था और सुबह में 27 और 32 से ज्यादा नहीं। आज मैं 40 रुपये कुंटल के हिसाब से ऐलान करता हूं।